तो आप यही पूछते हैं कि भाई मुझे सिग्निफिकेंस बताएं। अच्छा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? वो कहते हैं जी एक बोतल है, ठीक है, इसको आप फेंकते हैं तो उसकी डिफरेंट फॉलो कर रहा है वो, कभी इसका कोई मैस ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। अब मैं किसको देखूं? आखिर मैं इसको देखूं कि ये किधर मूव कर रहा है, इसको देखूं, किसको देखूं, ठीक है। अगर इस तरह देखूं तो मुझे मोशन समझ ही नहीं आएगा कि किस तरह मूव कर रहा है। फिर मैंने क्या किसको देखना है? इसके सेंटर ऑफ मास को देखना है। पूरे बॉडी को अगर देखो, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कहाँ किस मोशन को देखो? अगर आप इसको देखते हैं तो ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया। इट्स नॉट टेलिंग मी अबाउट द रियल पोजीशन, रियल मोशन, और इसको डिस्कस करना भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। फिर हम क्या करेंगे? जो सेंटर ऑफ मास उसकी मूवमेंट देखेंगे। इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये है सेंटर ऑफ मास, ये है। तो ये चाहे जहाँ भी रहे उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो एक पैराबोलिक पाथ बना रहा है। तो आपसे कोई पूछे तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या सेंटर ऑफ मास, तो आप कहेंगे इट मेक्स टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ईजियर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, अगर एक बॉडी बड़ा बॉडी है और उसकी शेप भी डिफरेंट है, ठीक है, एक बॉडी है बड़ा है और उसकी शेप भी डिफरेंट है, और आप उसको मूव कराते हैं तो उसके हर पार्ट के मोशन को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, ठीक है, मैकेनिक्स में। फिर हम सेंटर ऑफ मास को देखेंगे कि वो कैसे मूव कर रहा है, वही जो उसका पाथ होगा उसी को मोशन के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए उसको यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे मोमेंटम कैलकुलेट करना हाँ, वेलोसिटी होगी वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। और हमारे यहाँ BSc में हम पढ़ाते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वगैरह वगैरह। एनी शेप्ड ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द एयर में स्पिन इन ए कॉम्प्लिकेटेड वे। वो कहते हैं बेशक आप एक चीज़ को हवा में फेंक के वो कॉम्प्लिकेटेड वे में मूव करेगी, बट इट फॉल्स, बट द सेम ऑलवेज फॉलोज अ पैराबोला एज इफ इट वर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और बॉल। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ऐसे मूव कर रहा है जैसे वो एक ऑब्जेक्ट था, ये एक बॉल था। ऐसे लग रहा है जैसे ये एक बॉल जा रही है, ये वाली। तो हमने इसी को ही फॉलो करना है, ठीक है। ये चीज़ें लाजमी याद रखना। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है जी? So it is important to know the center of gravity because it predicts the behavior of a moving body when acted on by gravity. तो जब एक बॉडी मूव कर रहा हो और उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नोट करना हो तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है। भाई आप एक बड़ा बॉडी है, उस पर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, भाई किस पार्ट पे कितनी फोर्स लगा रही है कैसे चेक करें? जबकि आप पूरे बॉडी को डिस्कस करना चाहते हैं। एक बड़ा सा बॉडी है, एक हाथी के साइज का बॉडी है, उस पर ग्रेविटी लग रही है, आप उसकी पूंछ को डिस्कस करेंगे। हमने तो पूरे हाथी को डिस्कस करना है। पूंछ पे कम लग रही है, मुंह पे ज़्यादा लग रही है, सेंट्रल बॉडी पे और ज़्यादा लग रही है, किसको डिस्कस करें? फिर हम पूरे बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगली बात इससे भी इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू मैन्युफैक्चर द स्पीडी बॉडीज हैविंग लो हाइट्स एंड लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर स्टेबिलिटी। जब भी हम रेसिंग कार्स तैयार करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ख्याल रखते हैं कि आप वो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसने बहुत स्पीडी जाना है, तो उसकी हाइट बहुत लोअर रखें, जो कि ज़मीन ने खींचना है पूरे बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो अगर वो हायर होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा उसको खींचना। लेकिन जिनकी स्पीड कम है और वो लगेज उठाने के लिए, जिस तरह ट्रक है, तो उसकी बेशक हाइट ऊपर रख दो। तो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हुए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ख्याल रखना होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन डिजाइनिंग स्टैटिक स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। तो जब आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उनके स्ट्रक्चर में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रोल है। आपने उनकी शेप कैसे बनानी है? आप देखें कि बहुत सारी शेप्स आ गई हैं। दुबई के अंदर मुकाबला है इमारतों का, कोई इमारत ऐसे बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन उसको ख़ास शेप दी जाती है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक देखा जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी आगे ले आएंगे तो गिर जाएगी। आप इस स्टेबिलिटी के लिए आप पिसा टावर देखें। पिसा टावर अभी तक क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेस में से पास हो रहा है। पिसा टावर मैट्रिक में भी है, जहाँ से गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था जी की वैल्यू में। हाँ, वो टेढ़ा भी है बेटा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा होता तो वो गिर जाता, ठीक है। तो वो इतना टेढ़ा है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस लाइन में से पास हो रहा है। और ऐसे है बिल्डिंग, ऐसे है बिल्डिंग, ठीक है। तो अब इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसी की बेस लाइन से पास हो रही है। ये पिसा टावर, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से पास हो रही है। अगर ये थोड़ा सा भी लीनिंग होता और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होती और वो बेस से पास ना होती तो ये गिर जाता, ठीक है।
तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे जो लाइन ऑफ ग्रेविटी आ रही है वो बेस से पास होनी चाहिए, यानी कि ज़मीन के साथ जो अटैच्ड है चीज़ उसमें से पास होनी चाहिए। शर्त है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, लाइन ऑफ ग्रेविटी बेस में से पास होनी चाहिए तो वो बॉडी स्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये शर्त है। आप एक बॉडी ऐसे रख लें, ठीक है, इसकी सारी बेस है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पास हो रही है पूरी बेस में से। आप इस बॉडी को यहाँ पे ले आए, ठीक है, अब ये देखें ये स्टेबल नहीं है यहाँ पे। वजह क्या है? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसमें से पास नहीं हो रही, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बेस से पास होना चाहिए। ओके जी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो मैंने देखा है चीज़ों को, तो ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए क्योंकि हम इस बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं चीज़ों का, तो इन चीज़ों का पता आपसे पूछा जा सकता है। हु डिस्कवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किसने एक्सप्लेन किया सबसे पहले? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अर्शिमेदस डिस्कवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। हाउ डज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट द बैलेंस? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस को किस तरह डिस्टर्ब करती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करती है। ट्रक जो ही मोड़ काटेगा स्लो काटना होगा उसको, नहीं गिरने के लिए बनाया जाना चाहता फिर तो गिर जाता। बेशक इतनी हाइट पे है लेकिन उसको मटेरियल, उसका स्ट्रक्चर और उसकी बेस इतनी बनाई गई है कि वो ना गिरे। उसका वो टेढ़ा थोड़ी है, अगर वो थोड़ा टेढ़ा बना देते सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस में से ना पास होता तो फिर, ठीक है। बेशक ऊंचा है लेकिन वो ट्रक की तरह चल तो नहीं रहा ना, खड़ा है वो, अगर वो चलना शुरू कर दे तो फिर गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। The lower the center of gravity is, the more stable the object. The higher it is, the more likely the object is to topple over if it is pushed. थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो वो topple over कर जाएगा। Racing cars have shallow centers. उनका जो center होता है थोड़ा सा नीचा होता है of gravity, so that they can corner rapidly without turning over. जब वो turn लें तो गिरे ना। Yes. Where is the center of gravity in a human body? आपका center of gravity कहाँ है? हाँ जी, तो इन एन एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमी जो है वो इंसान का जो स्ट्रक्चर है उसको, हाँ जी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज अप्रॉक्सीमेटली एंटीरियर, एंटीरियर मतलब करीब होता है, टू द सेकंड सैक्रल वर्टेब्रा। हमारी जो बैकबोन है, वर्टेब्रा मीन बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर नाम है, ठीक है, उनमें से सेकंड जो वर्टेब्रा है उसके करीब लाई करता है। हाउएवर सिंस ह्यूमन बीइंग्स डोंट रिमेन फिक्स्ड इन एनाटॉमिकल पोजीशन, लेकिन चूंकि हम फ्लेक्सिबल हैं, हमारी जो पोजीशन है वो सेम नहीं रहती। द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस कॉन्स्टेंटली विद एवरी न्यू पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड लिम्स। लेकिन हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज होती रहती है, वो सेम नहीं रहती। तो हमारा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी बैकबोन के अंदर है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम, ये तब है जब आप स्टैटिक खड़े हैं, लेकिन जब आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो फिर ये भी चेंज होता है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। What two factors are important for the stability during motion? Gravitational field. अगर आप इसी फील्ड के अंदर हैं, ठीक है, फील्ड आप पे ज़ाहिर फोर्स लगा रही है, तो इसी फील्ड के अंदर रहते हुए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपको स्टेबल रखने के लिए? तो पहली चीज़ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी लोअर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर रखें, ठीक है, खास तौर पे जब आपने मूव करना हो, क्योंकि जब आप मूव करेंगे थोड़ा सा भी इम्बैलेंस आया, इस तरफ से ग्रेविटी ने ज़्यादा खींच लिया, इस तरफ से कम, तो फिर ज़ाहिर मसला होगा। दूसरा, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी वाइडर, बेस चौड़ी होनी चाहिए। गाड़ी वो लें जिसकी हाइट नीची हो और बिछी हुई हो, ठीक है, वो गाड़ी ना लें जिस तरह के आजकल एल्टो है या दूसरी वैगन आर है, वो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद ऐसी खड़ी। जब भी आप थोड़ा सा टर्न लेंगे दे विल टिल्ट आउटवर्ड्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनको उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को खींच के डाउनवर्ड कर देगी, ठीक है। तीसरा, लाइन ऑफ ग्रेविटी शुड पास थ्रू द बेस, लाइन ऑफ ग्रेविटी बेस से पास होनी चाहिए। लाइन ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो वेट लग रहा हो, तो ये आपका, ये कोई बिल्डिंग है और इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये जो लेंथ है जो ज़मीन के साथ अटैच है ये बेस है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड जो वेट की डायरेक्शन है वो जो लाइन है उसको कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड जो लाइन। अच्छा जी, इक्वेशन फॉर सेंटर ऑफ मास, तो पोजीशन आपने फाइंड करनी हो तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह का एमसीक्यू उसको देना चाहिए, सेंटर ऑफ मास, चूँकि हम ये बीएससी में पढ़ाते भी हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का फार्मूला ख़ास तौर पे सिस्टम के लिए। जिस तरह की ये एक बॉडी है,
जिस तरह के ये है, ये एक मैस है M1 और ये M2 है, तो ये एक सिस्टम है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मैस कहाँ लाई कर रहा है? अब ये दरमियान में लाई कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आगे एक दो एग्जांपल्स आ रही हैं जो हमें ये बताएंगे कि सेंटर ऑफ मैस स्पेस में भी हो सकता है, सिस्टम का। सिस्टम है तो ये अटैच होंगे तब है। नहीं, आप ज़मीन और चांद का देख लें, तो सेंटर ऑफ मैस अगर सिस्टम का है, जिस तरह दो बॉडीज़ हैं, तो सेंटर में हो सकता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मैस की, या फिर यूँ देखें। जी बोले, आप बोल। हाँ, यहाँ पे सिस्टम ऑफ मैसेस का आगे है कि अगर दो मैसेस हैं, उनका सेंटर ऑफ मैस कहाँ लाई करेगा? हैवी बॉडी के करीब होगा। ठीक है, हाँ जी, नहीं देखे ना, यहाँ से लेकर जिस पॉइंट पर मास इक्वल होगा वो सेंटर ऑफ मैस होगा। उसका वो हैवी। अब ये देखें ना, ये हैवी है और ये हल्का है। ठीक है, अब इन दोनों के अगर दो सेम बॉल्स हैं, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मैस, इसका अपना सेंटर ऑफ मैस यहाँ है, इसका अपना ये है, लेकिन सिस्टम का सेंटर ऑफ मैस यहाँ पे होगा। लेकिन अगर ये भारी है तो फिर सेंटर ऑफ मैस इधर शिफ्ट हो जाएगा। बहुत भारी है, बहुत भारी है तो फिर इसके अंदर लाई करेगा। और अभी हम पढ़ेंगे कि ज़मीन चांद से काफ़ी भारी है, लिहाजा सेंटर ऑफ मैस इसका जो है वो ज़मीन के अंदर है, 700 किलोमीटर अंदर। ठीक है, यही चीज़ें ही मैं पढ़ाना लेके आना चाह रहा था, चीज़ें बताना चाह रहा था। तो ये जो सेंटर ऑफ मैस है, दो ट्रू पार्टिकल्स, इसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको जिस तरह रोटेशन में हमने पढ़ा था कि एक पिवट पॉइंट पहले फाइनल करना होगा, इसी तरह आपको पहले कोई ओरिजिन डिस्कस करना होगा कि आप खड़े कहाँ हैं। आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से आप देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला आपको आना चाहिए x1। ठीक है, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का फासला x2। तो फिर आप यहाँ पे खड़े होकर इन दोनों का आपस का सेंटर ऑफ मैस का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला दिए आपको, आपने सिर्फ ये देखना है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अगर तीन मैसेज हैं, प्लस so on डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 so on. A 59 kilogram woman and a 71 kg man sit on a seesaw 3.5 meter long. Where is their center of mass? तो उनका सेंटर ऑफ मैस कहाँ होगा? तो यही फार्मूला अप्लाई करें, पुट करें इसमें वैल्यूज़, कर लें। हमने कौन से इतने कर लिए हैं, कर लें। एक लोकेशन ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पार्टिकल एज ओरिजिन, ये भी साथ बताएगा। ये आगे आपके पास एक मैस है m, दूसरा है 2m, तीसरा है 3m। तो एक को आप सेंटर ऑफ, इसको आप आगाज़ ले लें। ठीक है, 0, तो यहाँ से फासला l हो गया और यहाँ से 2l हो गया। अब फासले कौन कौन से हैं? यहाँ से यहाँ तक, इसका इसी के साथ 0 और इसका इसके साथ l और इसका उसके साथ l प्लस 2l 3l। ठीक है, जबकि मैसेज जो है m है, 2m है और 3m है। तो ये एक टेबल है जिसमें वैल्यूज़ आपको पता हो। अब आप सेंटर ऑफ मैस फाइंड करेंगे, तो पहला मैस इंटू उसका डिस्टेंस प्लस दूसरा मैस इंटू उसका डिस्टेंस प्लस तीसरा मैस इंटू उसका डिस्टेंस ओवर दिस। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 11/6 ऑफ l, यानी कि जो लेंथ बनती है उसका 11/6। ठीक है, इतना ही आता है। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है, जो भी हो, फॉर एग्जांपल ये मैं लेंथ पुट कर देता हूँ 1 मीटर। ठीक है, ये कितना आएगा 11/6 मीटर, तकरीबन 1.8। ठीक है, तो यहाँ से लेकर ये 1 मीटर हो गया और ये बनेगा तकरीबन इतना ही, और करें यहाँ पे तो उससे थोड़ा सा पीछे, तो यहाँ पे बनेगा तकरीबन। ठीक है, तो XCM की जो वैल्यू है वो बनती है यहाँ तक, और वो कितनी बनती है, उसकी वैल्यू है 1.8 मीटर। अगर हम इस लेंथ को 1 मीटर ले लेते हैं। अच्छा, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ CM, ये है कि X और Y दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ ये अच्छे हैं ये MCQ, क्योंकि आप BSc में भी ये मौजूद हैं, यहाँ आ सकते हैं मैकेनिक्स से अगर वो उठाता है। तो ये देखें X एक्सिस है, तो ये एक बॉडी है यहाँ पड़ा है और एक यहाँ पड़ा है। ठीक है, तो X और Y दोनों इन्वॉल्व हैं। तो आपको जो अब सेंटर ऑफ मैस लेने होंगे, डिस्टेंस लेने होंगे, दोनों लेने होंगे, X की तरफ भी और Y की तरफ। तो आप स्केल, फॉर एग्जांपल ये बना हुआ है, यहाँ पे आप 0 रखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे फासला l है। ठीक है, X एक्सिस की तरफ, तो ये कहाँ पड़ा हुआ है, l/2 पे। इसी तरह Y एक्सिस की तरफ जाएँ तो ये कहाँ पड़ा है, तो ये हाइट h पे पड़ा हुआ है, यहाँ से वर्टिकली। सही है, अब आप देखें XCM कहाँ होगा, इन दोनों का कहाँ होगा। तो XCM आप देखेंगे m1 x1, ठीक है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 x1 ये पहला मैस है, कौन सा पहला मैस, ये वाला, ये छोटा m, और x1 x पे ये नहीं है, इसका x एक्सिस से फासला 0 है।
एक्स एक्सिस की तरफ, प्लस दूसरा m2 x2, तो ये x से कितने फासले पे है, l/2 पे इनटू मास ओवर दोनों का सम हो गया। तो x एक्सिस से कितने फासले पे सेंटर ऑफ मास है, l/2 इनटू m ओवर m प्लस n। इसी तरह YCM, y की तरफ ये कहाँ पे है, y से h फासले पे है, तो m1 इंटू y1 वो h बनता है, प्लस ये y एक्सिस पे नहीं है तो इसका मास m2 इंटू y2 0 आ जाएगा ओवर m प्लस m, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ये आ जाएगा। अब इसका मतलब जिस तरह हम ग्राफ बनाते हैं, XCM x की तरफ कितना दूर होगा, XCM फॉर एग्जांपल आता है जी ये यहाँ पे कितना फासला है जी x की तरफ, ये हो गया XCM, कितना फासला है, वो है ये वाला फासला, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे वो फासला आ जाएगा बाकायदा, तो आपने यहाँ पे जाकर रुक जाना है, फिर उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे वो जवाब आएगा कि यहाँ से आप इतने कदम ऊपर जाएं तो वो y की तरफ फासला होगा। तो ये सेंटर ऑफ मास होगा जिसमें जो ये सेंटर ऑफ मास है ये XCM और YCM फासले पे है। तो इस तरह से आप जो है वो दो बॉडी जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास देख सकते हैं, नेट XCM और YCM का, ठीक है। नेक्स्ट ये भी उसी तरह का, ये 3 बॉडी सिस्टम है। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ पॉइंट मास सिस्टम, ठीक है। तो x एक्सिस पे 0, x1, x2, x3 फासले ग्राफ बनाया हुआ है 0, y1, y2। अब ये 3 बॉडी सिस्टम है m1, m2, m3, ठीक है। तो इसका आप लिखेंगे XCM, YCM है, चूँकि ये XY प्लेन में है लिहाजा ये स्पेस में नहीं है, अगर स्पेस में होता तो ZCM भी निकालते हैं, तो XCM YCM आप निकालेंगे इसका, ठीक है। तो XCM के लिए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 3 बॉडी सिस्टम है, बस ये तीसरा इसमें ऐड हो गया है, पहले 2 थे अब तीसरा भी ऐड हो गया, ठीक है। और 10 kg मास सेट्स एट द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पे बैठा है, एंड 30 किलोग्राम मास रेस्ट एट द 20। अब उसने ओरिजिन भी बता दिया है कि 10 किलोग्राम को आपने ओरिजिन लेना है, इसका मतलब इसी को x1 0 लेना है, स्टार्ट यहीं से करना है। एंड 30 किलोग्राम मास रेस्ट एट द 12 मीटर मार्क, और ये यहाँ से इसका जो फासला है वो x2 ये वाला फासला, ठीक है। इसका जो फासला है यहाँ से यहाँ तक x2 12 मीटर है। मार्क ऑन द x एक्सिस फाइंड द सेंटर मास, पर दिस सेंटर मास फाइंड करना है। तो चूंकि ये पड़े ही दोनों x एक्सिस पे हैं लिहाजा XCM फाइंड करना है। अगर ये y पे होते दोनों तो YCM फाइंड करना है। अगर दोनों x और y प्लेन में हैं तो फिर XCM और YCM दोनों फाइंड करके सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आप एंड यू विल गेट 9 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे ये 12, यहाँ पे 6 बनेगा, 7, 8, 9, तो यहाँ पे कोई बनेगा सेंटर ऑफ मास दोनों का। अब सेंटर ऑफ मास में हम इस नतीजे पे पहुँचे कि सेंटर ऑफ मास 2 बॉडी सिस्टम में बॉडी के अंदर नहीं भी होता, स्पेस में भी होता। ये बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं और हमने ये चीज़ सीख ली है। अच्छा ये अर्थ है, ये मून है, और वो कहता है कि इन दोनों सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये बहुत भारी है उससे, लिहाजा स्पेस में भी नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है, बाहर से करीब ही पड़ता है सेंटर ऑफ मास, ज़मीन के अंदर है। कोई आपसे पूछ सकता, तो ये है, इसमें वैल्यूज़ बाकायदा पुट की गई हैं, सब्स्टिट्यूट इतना मास पर इतने फॉर x इतने फॉर m इतने, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो इतने मीटर है, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द सेंटर मास ऑफ द अर्थ मून सिस्टम लाइज इनसाइड द अर्थ, देयरफॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ मास सिस्टम इज इतने मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ से ये इतने फासले पे है, तो टोटल होता है 6400 किलोमीटर रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है कितने फासले पे, 4600 किलोमीटर्स, ठीक है। तो माइनस कर लें तो बाकी ये वाला फासला बचेगा, कितना बनता है, ठीक है। एक्सटर्नल डिस्टेंस ये तकरीबन 1700 किलोमीटर के करीब बनता है, ठीक है। तो बाहर से देखें, ये इसी तरह का एक MCQ है, लेकिन ये MCQ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड है। वो मैंने कहा सेंटर ऑफ मास के बहुत हो गया, अगर वो पूछ ले सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आपने 7m के साथ g मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चलिए m1 x1 तो था ही, साथ आपने g लगाते जाना, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। इस एग्जांपल में अगर जी कॉमन लेके कट भी सकता है तो सेम आएगा। हाँ तो है, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ही ढूंढना ना, पोजीशन ही ढूंढनी है। वही आ जाए सेंटर ऑफ मास। नहीं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन वो काटने के लिए ही है। हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं मालूम करना, हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन मालूम करनी है। ज़मीन की सरफेस पे सेम है और इधर के लिए ही है जब ग्रेविटी g है, लेकिन अगर ग्रेविटी डिफरेंट है, इस पे ग्रेविटी और लग रही है नीचे ज़मीन
6 गुना ज़्यादा, हाँ ये हर जगह जी 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 है, तो इसका मतलब इसको भी जी लग रही है, यहाँ भी जी, यहाँ भी जी लग रही है। लेकिन अगर जी की वैल्यू डिफरेंट होती यहाँ पे और यहाँ पे और, ठीक है, एक जो चीज़ है वो रखी है ज़मीन पे और एक रखी है चांद पे, फिर इधर जी की वैल्यू और है, इधर जी की वैल्यू और है, फिर वहाँ उसी लिहाज से फिर पुट करते हैं। अगर ये 2 बॉडी सिस्टम है, फिर इसकी वैल्यू जी आती है, इसकी g/6 आती है, फिर फ़र्क आता है। g/6 हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ये है। थैंक यू सो मच।